नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सर्वेश यादव। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अपने इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच का अंतर पढ़ा। हमने उसकी परिभाषाएं पढ़ी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ परिभाषाएं पढ़ने से ही व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें उसके मुख्य घटकों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो के द्वारा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बाइलैंग्वेल सुविधा मिलेगी, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के रूप में अर्थशास्त्र को स्पष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि आज से यह वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है। तो देखते रहिए दोस्तों जीएस एक्सपर्ट हब। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक 3 हैं दोस्तों। पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। दूसरा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर कहते हैं। और तीसरा है कीमत सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत को, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या है दोस्तों? यह सिद्धांत विश्लेषण करता है कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। साधारण शब्दों में समझिए कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत हमें यह बताता है कि किस प्रकार से कोई उपभोक्ता जो कंज्यूमर है, उसके पास जो इनकम है, उसका प्रयोग वह विभिन्न मदों में करता है या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के खरीद में करता है, जिससे वह अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके और उसे संतुष्टि प्राप्ति हो। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमें क्या बताता है। यह हमें बताता है कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित कर अपनी संतुष्टि को अधिकतम प्राप्त करता है। यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो दिस थ्योरी एनालाइजिंग दैट हाउ कैन अ कंज्यूमर यूज्ड हिज इनकम इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू फुलफिल हिज नीड्स। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों उपभोक्ता क्या होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या है, लेकिन उपभोक्ता किसे कहेंगे यह भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता के बारे में। तो उपभोक्ता को हम कंज्यूमर भी कहते हैं। और उपभोक्ता कौन होता है? एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं की खरीद करता है। यानी कि अ कंज्यूमर इज़ वन हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। ऐसा हर व्यक्ति जो अपनी संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं की खरीद करेगा वह उपभोक्ता कहलाएगा। अब उपभोक्ता का अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। तो एक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ऐसा माध्यम है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। जब तक वस्तुओं की मांग नहीं होगी दोस्तों, तब तक उसका उत्पादन कहाँ से होगा? तो इसलिए उपभोक्ता का महत्व अर्थव्यवस्था में बहुत ही अधिक है, क्योंकि एक उपभोक्ता ही वह माध्यम है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। तो अ कंज्यूमर क्रिएट्स डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। इसलिए उपभोक्ता का महत्व अर्थशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा है। उपभोक्ता दैनिक जीवन में उपभोग के आधार पर वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है। सही बात है। अगर उपभोक्ता की बात की जाए तो दैनिक जीवन में एक उपभोक्ता की कई ज़रूरतें होती हैं, और उपभोक्ता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही हम उनके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। इसीलिए हम कंज्यूमर इम्पोर्टेंस भी पढ़ते हैं कि एक उपभोक्ता का महत्व क्या है, और इसके लिए हम यह भी पढ़ते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या है। जिस प्रकार से उपभोक्ता का व्यवहार होगा उसी प्रकार सामानों की, वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड होगा, मांग होगा, और उसी हिसाब से प्रोडक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। उपभोक्ता दैनिक जीवन के उपभोग के आधार पर वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है। अ कंज्यूमर इंक्रीजेस डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है यह भी जानना जरूरी है। उपभोग की वस्तु कौन सी होगी यह भी जानना जरूरी है। तो आइए एक नज़र उपभोग की वस्तु पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, उपभोक्ता 2 प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है। एक टिकाऊ वस्तुएं होती हैं और दूसरी गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। टिकाऊ वस्तुओं को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं और गैर टिकाऊ वस्तुओं को हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। तो अगर टिकाऊ गुड्स की बात की जाए या ड्यूरेबल गुड्स की बात की जाए तो दोस्तों, टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका जो उपभोग काल होता है वह 3 वर्ष या उससे अधिकतम हो। यानी कि ऐसी सभी वस्तुएं जिनका उपभोग हम 3 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कर सकते हैं वो सभी
टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सामान ले लीजिए, बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बाइसिकल हो गया, इन सभी का प्रयोग अगर हम करना चाहें तो 3 साल से अधिक समय तक कर सकते हैं। तो ऐसी सभी वस्तुएं जो उपभोग के लिए यूज़ की जाती हैं वो टिकाऊ वस्तुएं हैं, या जिसे हम ड्यूरेबल गुड्स के रूप में जानते हैं। अब गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग काल दोस्तों 1 दिन से शुरू होता है, 1 घंटे से शुरू होता है और कुछ समय तक के लिए रहता है। तो इसको परिभाषित अगर करना हो कि गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, तो ऐसे सभी वस्तुएं जिनके उपभोग की तय सीमा 3 वर्ष से कम या 1 दिन से भी कम हो, वो सभी गैर टिकाऊ वस्तुएं या नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जानते ही हैं कि आपके घर में खाना बना है तो वह कितने समय के लिए उपभोग में लाया जा सकता है, जितनी उसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों भोजन, ड्रिंक या अन्य ऐसे सभी सामग्री जो हैं वह नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंतर्गत आते हैं। तो गुड्स हैविंग लाइफ स्पैन मोर देन 3 years आर टर्म्ड एज ड्यूरेबल गुड्स, एंड गुड्स हैविंग लाइफ स्पैन लेस देन 3 years और अ सिंगल डे आर टर्म्ड एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब देख लेते हैं उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, यानी बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। मैंने आपको पहले ही बताया कि उपभोक्ता का जैसा व्यवहार होगा, वस्तु और सेवाओं की मांग उसी के आधार पर बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। तो उपभोक्ता के व्यवहार का आशय यह है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपने आय का आवंटन विभिन्न वस्तुओं पर करता है। Consumer behavior deals with how a consumer spends his income in different goods। अब उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किन आधारों पर किया जा सकता है वह भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसी से तो हम समझ पाएंगे कि उपभोक्ता मांगना क्या चाहता है, उसकी मांग क्या है। तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हम 2 रूपों में समझते हैं, एक कार्डियल यूटिलिटी और दूसरा जनरल यूटिलिटी। कार्डियल यूटिलिटी मतलब गणनावाचक उपयोगिता और सामान्य उपयोगिता जनरल यूटिलिटी को एक अन्य नाम ऑर्डिनल यूटिलिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जनरल यूटिलिटी को ही हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन 2 आधारों पर किया जा सकता है, गणनावाचक उपयोगिता और सामान्य उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता को कार्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है, सामान्य उपयोगिता को जनरल यूटिलिटी या ऑर्डिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं गणनावाचक उपयोगिता क्या है। तो गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत हम उपभोक्ता के उपभोग वस्तुओं को संख्या के रूप में गणना करते हैं कि किस वस्तु की संख्या किसी उपभोक्ता को कितनी मात्रा में होनी चाहिए। जैसे कि किसी घर में अगर 4 सदस्य हैं तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर की संख्या 1 ही होगी, वह एक ही रेफ्रिजरेटर लेना चाहेगा जिससे घर का काम चल सके। लेकिन जिसके घर में सदस्य अधिक हैं, 10 हैं, 12 हैं, उसके लिए 1 से अधिक रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होगी। तो यह गणना का आधार बन जाता है दोस्तों। ठीक है, गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत कुछ सिद्धांत भी हैं जो हम आर्थिक समृद्धि वाले अध्याय में स्पष्ट करेंगे। अब देख लेते हैं सामान्य उपयोगिता को, जनरल यूटिलिटी या ऑर्डिनल यूटिलिटी को। तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता के उपभोगी वस्तुओं की वरीयता का आधार का पता किया जाता है। जैसे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको कोई भी उपभोक्ता अपने प्रायोरिटी रखता है। जैसे कोई चना खाने वाला व्यक्ति है तो वह सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी चना को देगा कि उसके जो उपभोग की वस्तु है उसमें चने की कमी ना हो। तो ऐसे उपभोक्ताओं का भी आकलन उसकी वरीयता के आधार पर किया जाता है, जिसको हम जनरल यूटिलिटी या ऑर्डिनल यूटिलिटी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट यूटिलिटी ऑफ गुड्स ऑफ कंज्यूमर इन नंबर्स। और यदि हम ऑर्डिनल या जनरल यूटिलिटी की बात करें तो इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट यूटिलिटी ऑफ गुड्स ऑफ कंज्यूमर इन अकॉर्डेंस ऑफ हिज प्रेफरेंस। जैसा उसका प्रेफरेंस होगा वैसी ही उसकी मांग होगी, यह स्वाभाविक रूप से है। दूसरा है दोस्तों उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। हमने पहला उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत पढ़ा, दूसरा है हमारा उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत विश्लेषण करता है कि एक उत्पादक कैसे भिन्न भिन्न आगतों का चुनाव करता है तथा यह निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करना है तथा कैसे उत्पादन करना है। दोस्तों पहले सिद्धांत में हमने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा, कंज्यूमर के बारे में। जब कंज्यूमर की मांग बढ़ेगी तो वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ेगा और तब हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर का सबसे पहला कार्य क्या है, यह विश्लेषण करना कि किसी भी उपभोक्ता को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है और तभी वह निर्णय ले पाता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है और किस प्रकार से उस वस्तु का उत्पादन करना है। बिहेवियर क्या बताती है? दिस थ्योरी एनालाइसेस दैट हाउ अ प्रोड्यूसर कंबाइंस इनपुट्स सच एज लेबर, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट। कहने का सीधा मतलब वही है कि यह सिद्धांत यह आकलन करता है कि किस प्रकार से कोई उत्पादक
सभी वस्तुओं को एक बेहतर तरीके से विश्लेषण करता है कि उपभोक्ता की डिमांड क्या होगी और उसे डेफिनेट प्रोपोर्शन में कैसे प्रोड्यूस किया जाए ताकि वह उपभोक्ता के डिमांड पे खरा उतर सके। तीसरा है दोस्तों कीमत का सिद्धांत। पहले हमने पढ़ा उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, दूसरा हमने पढ़ा उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और तीसरा है कीमत का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्राइस। तो दोस्तों यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि वस्तु बाजार में वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है। किसी भी बाजार में कोई भी वस्तु किस प्रकार से मूल्य उस पर अंकित किया जाता है, यह कीमत का सिद्धांत यही स्पष्ट करता है। तथा किसी साधन बाजार में उत्पादन के साधनों की कीमत कैसे निर्धारित होती है, यह हमें थ्योरी ऑफ प्राइस बताती है। तो दिस थ्योरी टेल्स अस दैट द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स सप्लाई एंड डिमांड। जैसा उसका डिमांड, जैसे उपभोक्ता का डिमांड होगा वैसे ही उत्पादक का सप्लाई होगा, वितरण होगा। तो दोस्तों इसको और अधिक स्पष्ट रूप से हम तब पढ़ेंगे कि मांग क्या है, उपयोगिता क्या है या आपूर्ति क्या है। इसको हम आर्थिक समृद्धि वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मुख्य घटक हैं दोस्तों उसको हमने पढ़ लिया। अगर आप एग्जाम्पल्स के रूप में समझना चाहें तो उसको भी समझ सकते हैं कि यदि अगर हम बात करें उपभोक्ता का व्यवहार, तो उपभोक्ता का व्यवहार सीधे सा मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के पास 1,000 रुपये हैं, नॉर्मली एग्जांपल ले लीजिए उपभोक्ता का व्यवहार में दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, और उसे एक गाड़ी खरीदनी है। जब वह गाड़ी खरीदने जाता है तो वह देखता है, उसने एस्टिमेट बनाया था कि उसे 50,000 तक की गाड़ी चाहिए, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसे कोई दूसरी गाड़ी पसंद आ जाती है जिसकी प्राइस 1,20,000 हो या उससे अधिक हो। तो वह क्या करेगा, वह वही वस्तु खरीदेगा जो उसे पसंद है। तो वह 50,000 की जगह किस वस्तु को खरीदेगा, वह 1,20,000 वाली वस्तु को खरीदेगा, क्योंकि वह उसकी नीड है, वो उसे वह अच्छा लगा। अब इसी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग भागों में देखा जाए कि यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए पार्टी में जाना है और उसके पास 1,000 रुपये हैं, ठीक, उसके पास कपड़े नहीं हैं। अब वह मार्केट गया तो उसने सोचा कि मैं 2 शर्ट लूँगा और 1 पैंट लूँगा, ठीक। तो उसने क्या किया, 2 शर्ट लिया, 1 पैंट लिया, लेकिन उसने देखा कि जो शर्ट है, उस 2 शर्ट हैं उसमें से 1 शर्ट की मैचिंग उससे मैच नहीं कर रही है। तो वह 1,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करेगा कि कोई ऐसा पैंट ले जो दोनों के लिए मैच कर जाए, ठीक है। तो यही होता है उपभोक्ता का व्यवहार। जैसा उसका व्यवहार होगा वैसी ही उसकी डिमांड होगी, और जैसा उसका डिमांड होगा वैसा ही उत्पादक का प्रोसेस होगा, वह उतनी ही ज़्यादा में प्रोडक्शन कर सकेगा ताकि वह उपभोक्ता के डिमांड्स पे खरा उतर सके। और जब उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में समन्वय बनेगा तब होगा कीमत का सिद्धांत, यानी तब कीमत स्पष्ट किया जाएगा कि वह एक ऐसी लागत अवेलेबल कराए जिससे कि उपभोक्ता उसे सुलभता से प्राप्त कर सके, या जितना उसके पास इनकम है उसका वह समान वितरण कर सके ताकि वह वस्तु को अच्छे दाम पर ले सके। तभी उस वस्तु का मांग बढ़ेगा, और जितना मांग बढ़ेगा दोस्तों उतना ही उत्पादन बढ़ेगा, और इसी प्रकार इनके बीच समन्वय बना रहेगा और एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनेगी। तो दोस्तों आर्थिक समृद्धि के अध्याय में हम इन सब बातों का बृहद डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए, और जितना अधिक हो सके वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब वीडियोज़ आपको बाईलैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।